इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर आर्स से, जो कि जापान में एक बिल्कुल बोरिंग और बेकार सी नौकरी करता है। दोस्तों सोच कर देखो, एक ऐसा आदमी जो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता है, बोरिंग बैठ के अटेंड करता है और फिर थक हार करके घर वापस आकर सो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी हमारा मेन कैरेक्टर जीता है। ना कोई खुशी ना कोई सपने, बस एक घिसा पिटा जीवन। एक दिन जब वो अपनी आम रूटीन से घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक से एक दिल का दौरा पड़ता है और वो तुरंत ही वहीं पे मर जाता है। लेकिन दोस्तों यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसे पता लगता है कि वो एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका है। इस समय वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सामने एक बिल्कुल ही सुंदर औरत का चेहरा है। पहले तो उसे लगा कि वो एक अस्पताल में है और शायद ये कोई नर्स है, लेकिन उसके बाद जो उसने देखा, उसे देखकर हमारे हीरो की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कमरे में एक उड़ता हुआ कुत्ता घूम रहा था। अब ये देख कर के आर्स को ये समझ आ जाता है कि वो पृथ्वी पर तो नहीं है, या तो वो सपने में है या तो वो किसी दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक बर्तन में अपना प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। और अपना रिफ्लेक्शन देखने के बाद में वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा 30 साल का एम्प्लॉय एक बच्चा बन चुका है। अगर ये चीज़ आपके साथ हो तो आप भी चौंक जाएंगे। चौंक तो मैं भी जाऊंगा। आगे फिर 3 साल बीत जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि आर्स ने पढ़ना लिखना सीख लिया है और इन 3 सालों में आर्स ने इस दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी इकट्ठा कर ली हैं। उसने ये पता लगा है कि वो इस समय समरफोर्ड राज्य में है, जो पहले 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। हालांकि उन्हीं सभी राज्यों में से एक राज्य ने बाकी सारे राज्यों पर कब्जा करके एक यूनाइटेड एम्पायर की स्थापना की है और उसी यूनाइटेड एम्पायर को हम समरफोर्थ राज्य के नाम से जानते हैं। और इसी समरफोर्थ राज्य के अंदर हमारा हीरो एक छोटे से लैम्बर्ग सिटी में एक नोबल परिवार में पैदा हुआ है। और सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि हमारे हीरो के पास में असली मायावी शक्तियाँ भी हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करने वाले हैं। बैक टू द पॉइंट। आर्स का जीवन बिल्कुल सही चल रहा था। एक बड़ा घर, बहुत सारे नौकर और एक खुशहाल जीवन, बिल्कुल राजा जैसी जिंदगी थी। लेकिन एक समस्या थी, वो जितना भी इस दुनिया के बारे में पता लगाता जा रहा था, उतना ही उसे अंदर से ये महसूस हो रहा था कि जल्दी ही उसके राज्य पे हमला होने वाला है। अब ऐसा उसे क्यों लग रहा था, ये तो उसे भी नहीं पता। आगे फिर सीन बदलता है और हम ट्रेनिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो आर्स घूमने के लिए गया होता है और वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है एक सिपाही पे, जो कि भाले के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह होती है कि वो जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसे देख करके लग जाता है कि ये एक नौसखिया है। आगे फिर आर्स उसकी मदद करने का फैसला करता है और जैसे ही वो ये सोचता है, तभी अचानक से एक मैजिक होता है, जिससे आर्स को ये पता लग जाता है कि ये इंसान भाला चलाने में बहुत ही बेकार है, लेकिन अगर ये तीर धनुष चलाए तो ये अपनी फील्ड का वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर बन सकता है। और ये बात जानने के बाद में आर्स उस सोल्जर के पास जाता है और वहाँ जाके वो उससे ये कहता है कि दोस्त, क्या तुमने कभी धनुष बाण ट्राई किया है? और आर्स की इस बात को सुनकर के वो आदमी रिप्लाई देते हुए कहता है कि धनुष बाण वो तो कमज़ोर लोग चलाते हैं और उसे धनुष बाण चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस आदमी की इस बात को सुनकर के आर्स भी मुस्कुरा पड़ता है, जिसके बाद फिर वो आगे कहता है कि अरे भाई एक बार कोशिश तो करो, क्या पता तुम्हें धनुष बाण ही पसंद आ जाए। आगे फिर आर्स की इस बात को सुनकर उस आदमी का मन तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि आर्स एक नॉबल फैमिली से बिलोंग करता है तो वो आखिरकार धनुष बाण ट्राई करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो पहला तीर चलाता है और पहला तीर ही जाकर के एकदम मेन निशाने पे लगता है और ये देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन फिर सभी लोग के मन में ये ख्याल आने लगता है कि शायद ये किसी तरीके का तुक्का है, क्योंकि जो आदमी भाला नहीं चला पा रहा है वो आदमी इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी से तीर कैसे चलाएगा। हालांकि जब वो सोल्जर दोबारा तीर चलाता है तो उसके सारे तीर जाकर के परफेक्ट निशाने पे ही लगते हैं और ये देख करके वो आदमी खुद ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भावुक होकर आर्स को धन्यवाद भी बोलता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मौजूद बाकी सोल्जर्स आर्स से ये पूछने लगते हैं कि आखिर आर्स को कैसे पता कि आदमी इतनी अच्छी धनुषबाजी कर सकता है। और ये सुन के आर्स थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, ये सब कुछ आर्स ने अपनी मैजिकल स्किल अप्रेजल के दम पे किया था। हालांकि ये बात वो सभी लोगों को नहीं बता सकता है, क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो इससे आर्स की जान को खतरा हो सकता है। आगे फिर आर्स उन सोल्जर्स को बहाना देते हुए कहता है, बस मेरे मन ने कहा कि शायद इस आदमी के अंदर कोई दूसरा टैलेंट हो सकता है और इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर ये आदमी एक बार धनुष बाण भी ट्राई कर ले, क्या पता ये आदमी धनुष बाण चलाने के लिए ही बना हो। आगे फिर रात हो जाती है और आर्स अपने परिवार के साथ में खाना खाने के लिए चला जाता है और रात को अपने ही परिवार के साथ में खाना खाते समय वो अपने पिताश्री के स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है और अपने पिताश्री के स्टैट्स देख करके आर्स का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि उसके पिताश्री असल में एक ए रैंक्ड वॉरियर हैं, जिन्होंने कई सारे लोगों को अपनी तलवारबाजी के दम पे हराया है। उनके स्टैट्स देख करके आर्स ये फैसला करता है कि वो अपने भी स्टैट्स को चेक करेगा, लेकिन जब वो अपने स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है तो उसका मैजिक खुद पर काम नहीं करता और ये देख करके आर्स थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वो ये सारी चीज़ें समझ पाता, उसके पिताश्री उससे कुछ बातें करने लगते हैं
वो आर्स से कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में काफ़ी कुछ सुना। सुनने में आया है कि तुमने एक सोल्जर का टैलेंट पहचाना है। ऑनेस्टली ये बात जान करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि तुम दूसरों का टैलेंट पहचानना जानते हो। दूसरों का टैलेंट पहचानना एक नोबल की पहली क्वालिटी होती है, और अगर तुम्हें आगे चल के एक लीडर बनना है तो तुम्हारे अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम इन सारी बातों को इतनी छोटी उम्र में ही समझते हो, और तुमने मात्र 3 साल की उम्र में अपने अंदर ये टैलेंट डेवलप किया है, और ये क्वालिटी अपने आप में ही तारीफ के लायक है। उस रात डिनर के बाद आर्स को यहाँ के असली पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। उसे ये समझ आता है कि समरफोर्ड साम्राज्य पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। राजनेता बिल्कुल करप्ट हैं, किसान और गरीब लोग खराब सिस्टमों की वजह से विद्रोह कर रहे हैं, और पुलिस गंदे तरीकों से लोगों को लूटने में व्यस्त है। मतलब ये दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही बिगड़ी हुई है। आर्स समझ जाता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही विद्रोह हो जाएगा, और सबसे पहले उसकी फैमिली पे ही हमला होगा, और इसका फ़ायदा आसपास के राज्य भी उठाएंगे। मतलब कि लड़ाई सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी होगी। इसलिए आर्स को जल्दी से जल्दी एक मजबूत सेना बनानी होगी, ताकि वो अपने राज्य को बाहर से भी सुरक्षित रख सके और अंदर से भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर सके। ये सारी चीज़ें आर्स को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे अंदर ही अंदर ये डर लगने लगा था कि क्या वो अपने परिवार और लैम्बर्ग के लोगों को सुरक्षित रख पाएगा। आगे फिर वो अपने मन में ये सोचने लगता है कि मैं तो एक बच्चा हूँ, युद्ध क्या खूब लड़ूंगा। और यही सारी चीज़ें सोचते सोचते सुबह हो जाती हैं। आर्स सुबह के समय घर से बाहर निकलता है और गाँव और बाजारों में जा करके टैलेंटेड लोगों को ढूंढने लगता है, ताकि वो एक मजबूत टीम बना पाए और अपने देश और लोगों को सुरक्षित रख पाए। आगे फिर काफ़ी देर तक खोजने के बावजूद भी आर्स को कोई भी टैलेंटेड इंसान नहीं मिलता, और ये देख करके आर्स थोड़ा सा निराश होता है। जिसके बाद में वो अपने मन में ये सोचने लगता है कि लगता है यहाँ पे लोग सिर्फ दुकानदारी और खेतीबाड़ी में ही माहिर हैं, इनमें से किसी को लड़ना नहीं आता। और यही सोच करके आर्स वहाँ से निराश होकर के जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है, जिसके साथ में एक गोरी औरत बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी। आर्स को ये सब कुछ देख करके बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद वो उस लड़के की मदद करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो उस लड़के के पास जा करके उसे एक ब्रेड खाने को देता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो लोग आर्स की इस हरकत को देख करके आपस में खुशफुसाने लगते हैं कि आखिर एक नोबल मलकिन के पास क्या कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में मलकिन शब्द का मतलब होता है एक गंदा और घिनौना इंसान। मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही उसके पास जाना लोग पसंद करते हैं। और ये शब्द सदियों से उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें दूसरे देशों से लैम्बर्ग शहर में काम कराने के लिए लाया जाता है। आगे फिर हमें रे को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेड लेने के बावजूद भी उसे खाने से झिझक रहा था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो भूख की वजह से ब्रेड को खा ही लेता है। और इसी समय के दौरान हमारा हीरो आर्स अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके रे की एबिलिटीज को चेक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हमें हैरान कर देने वाली एक बात पता चलती है, रे के पास में ग्रेड ए से लेकर के ग्रेड एस तक के लेजेंडरी स्किल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि रे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक छुपा हुआ टैलेंटेड वॉरियर है। उसकी क्षमताएं बिल्कुल लॉर्ड रेवन के लेवल की हैं, जो कि आर्स के पिता हैं। और शॉकिंग डिस्कवरी के बाद आर्स की आंखें खुशी से चमक पड़ती हैं, क्योंकि उसे ये समझ आ जाता है कि भविष्य में आगे चल के रे इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सकता है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि रे के हाथ कोई प्राइसलेस ट्रेजर लग गया हो, वो भी बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड जगह पे। वहीं दूसरी तरफ रे को आर्स का बर्ताव काफी अजीब लगने लगता है। आगे फिर रे ब्रेड खाने के बाद में वहाँ से जाने लगता है, और आर्स भी उसका पीछा करते करते एक गली तक पहुंच जाता है, जहाँ पे रे आर्स को ये बताता है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो वहाँ से जा सकता है। हालांकि आर्स हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए हुए रे को ये बता देता है कि वो इस टाउन के नोबल लॉर्ड का बेटा है और वो रे का जीवन बदल सकता है। साथ ही साथ वो उससे ये भी कहता है कि यार सच में रे की मदद करना चाहता है, क्योंकि उसके टाउन में वो किसी के भी साथ में बुरा बर्ताव होता हुआ नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो रे को अपना बॉडीगार्ड बनाने का जॉब ऑफर करता है। ये सुनकर रे थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन बस बॉडीगार्ड बनना रे को मंजूर नहीं था। इसलिए वो ये सोचने लगता है कि इस टाउन के नोबल लॉर्ड को आखिर मना कैसे करें, और इन सारी चीजों की वजह से वहाँ पे एक ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है। आगे फिर आर्स रे से हाँ बुलवाने के लिए उसे फूड का लालच भी देता है, और वो उसे बताते हुए कहता है कि अगर रे आर्स की बात मान लेता है तो उसे कभी भी स्वादिष्ट भोजनों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आर्स इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो रे का अच्छे से ध्यान रखेगा और उसके साथ में कभी भी कोई भी बुरा बर्ताव नहीं होने देगा। ये सब कुछ सुनकर रे अंततः मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग आर्स के घर की तरफ चल पड़ते हैं। और घर पहुंचने के बाद में आर्स अपने सर्वेंट्स को रे के लिए बहुत सारे पकवान बनाने को कहता है। हालांकि वो सर्वेंट्स तो पकवान बना देते हैं, लेकिन वो रे को उनमें से एक भी पकवान खाने को नहीं परोसते। वो ये कहते हैं कि मलकिन जैसे लोगों के लिए ऐसे पकवान नहीं हैं, और इन्हें चखने के बारे में तो रे जैसे लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए। आर्स ये सब कुछ देख रहा होता है, और ये सब कुछ देख करके आर्स बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो रे की मदद करने के लिए उसके साथ में बैठकर बाकी सारे पकवानों को शेयर करने लगता है, और ये सब कुछ देख करके रे भी मुस्कुरा पड़ता है। जिसके बाद दोनों लोग साथ मिल करके भोजन का आनंद लेने लगते हैं।